तो डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट होता है जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को बताता है। अगर हम हार्ट के फंक्शन की बात करें तो वो आपको इको टेस्ट से पता लगेगा। एक रूटीन चेकअप जिसमें सभी तरह के आपके हीमोग्राम, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी, B12 टेस्ट और आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड प्रोफाइल की बात की, ये सभी टेस्ट हो जाएंगे। और साथ के साथ एक अल्ट्रासाउंड भी आप ज़रूर करा लें पूरे पेट का। तो ये बेसिक टेस्ट हो गए। किसी को भी नहीं पता होता कि अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज बन रही, अटैक आता तभी पता लगता है टेस्ट के बाद, पहले कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए कई बार ब्लॉकेज या हार्ट प्रॉब्लम होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक करें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने आपको बताया कि वो चेक कर लें। वज़न ज़्यादा तो नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मल्टीपल रीज़न रहते हैं हार्ट अटैक के। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे राइट टाइम राइट टेस्ट को लेकर, यानी कि आपकी कौन सी एज में कौन सा टेस्ट होना चाहिए, किस एज में आपको टेस्ट अपने करा लेने चाहिए, या फिर आपका हेल्थ चेकअप कब कब होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज अपने पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए स्वागत करते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में है डॉक्टर समीर भाटी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। पॉडकास्ट में आप आए हैं और आज बहुत सारे मिथ भी क्लियर करने हैं एंड हमें ये भी समझना है कि एक्चुअली में जैसा कंचन ने कहा कि कौन सी एज होती है जिससे हमें पता लगे कि हम फिट हैं, कौन से टेस्ट हमें करा लेने चाहिए, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में नहीं पता लगता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज़्यादातर हम रोज़मर्रा में देखते हैं एक ही सवाल होता है, चाहे यूथ हो, किसी भी एज ग्रुप की अगर हम बात करें, पहला सवाल होता है कि मेरे को टेस्ट कराने की ज़रूरत क्या है, मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। पहली दूसरा सबसे ज़्यादा हम जो सुनते हैं लोगों से सवाल वो ये होता है, अगर वो टेस्ट करा भी लेते हैं कि टेस्ट में तो कुछ निकला ही नहीं, कराने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा कि कौन सा राइट एज ग्रुप है, कब हमें टेस्ट कराना चाहिए। पर आजकल के समय को देखते हुए देखिए कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं रहा। जिस तरह से हम देख रहे हैं बीमारियों का ग्राफ, आजकल हमारे जो यूथ भी है, इवन बच्चों में भी देखें तो सभी तरह की जो डिजीज़ है, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आपने सुना होगा, ज़्यादातर हम देखते भी हैं अपनी सराउंडिंग में यंग हार्ट अटैक्स और भी कई तरह की बीमारियां। तो ऐसा एज नहीं है आपको कि कौन से एज में, बट हाँ आम तौर पे देखें, मोटे तौर पे तो आपको 20 साल की उम्र से अपने टेस्ट करा देने शुरू चाहिए। बट सारे टेस्ट आपको नहीं कराने, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, पर वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वो आगे हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है क्या टेस्ट कराने की। बिल्कुल सर। जैसे हमने सर देखा है बहुत से जो लोग होते हैं जो जिम करते हैं, जो जिम जाते हैं, जिम में हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी जिसमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होती है कि क्या जिम करने से हार्ट अटैक होता है, या फिर बहुत पहले से ही कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में कि वो स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद जिम में जाकर उसका रिप्रिकॉशन हमें देखने को मिलता है। तो हमें कब से टेस्ट कराने शुरू कर देने चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि हार्ट अटैक की स्थिति बन रही है नहीं बन रही है? क्या ये सब कुछ क्लियर होता है? हाँ, तो देखिए अभी बीच में जैसे काफ़ी हमने देखा कुछ सेलिब्रिटीज़ और ऐसी सोशल मीडिया पे हमने कई इंसिडेंट देखे जिसके अंदर कि आप ट्रेडमिल करते हुए अचानक से आपको हार्ट अटैक आया हो, या ऐसी भी कुछ घटनाएं सामने आई थी जिसमें आप मैराथन दौड़ रहे हैं और अचानक से हार्ट अटैक, और जिम या मैराथन को भी छोड़े तो वैसे ही अचानक हार्ट अटैक की। अभी पीछे हमने देखा कि कोई इवेंट हो रहा है, रामलीला के इवेंट में इस तरह के कई हमने देखा कि कलाकारों को एकदम अचानक से हार्ट अटैक। तो गरबा में इनफैक्ट आपने सुना होगा पिछले साल भी कि ऐसे काफ़ी इंसिडेंट देखने को मिले। तो इन सभी इंसिडेंट का एक कॉमन अगर हम कारण देखें कि इन सब में जो भी व्यक्ति रहा है उसको एक्सर्शन ज़्यादा करना पड़ा है। मतलब नॉर्मल जो काम कर रहा है उससे ज़्यादा उसके शरीर को उस समय काम करना पड़ रहा है। कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पर आप दौड़ रहे हैं, आप मैराथन रन कर रहे हैं, आप कोई परफॉर्मेंस ऐसी दे रहे हैं स्टेज पे, तो वहाँ पे नेचुरली आपको ज़्यादा, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपका स्ट्रेस लेवल भी एक डिफरेंट तरीके का होता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा दर्शकों को समझ लेना ज़रूरी है कि देखिए एक्सरसाइज करने से या जिम करने से हार्ट अटैक नहीं होता। और एकदम वो अगर ओवरऑल रिसर्च क्या कहती है कि जो एक्सरसाइज है वो आपके हार्ट के लिए बेस्ट है। मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है व्यायाम करना।
गलती कहाँ पर हो जाती है कि हम कोई भी हैवी एक्सर्शन वाली जब भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गई, मैराथन हो गया, अगर हमने पहले उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की है, पहली बात। दूसरा, हमारे हार्ट में पहले से कोई ऐसी बीमारी है जो अनडायग्नोस्ड है और अचानक से हम कोई ऐसी हैवी एक्सर्शन कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेडमिल को ले लीजिए, आप ट्रेडमिल पे आप एकदम से दौड़ रहे हैं बहुत तेज स्पीड से और आपके हार्ट के अंदर कोई प्लाक है, प्लाक मतलब कोई ब्लॉकेज है, अब वो आपको उसके बारे में पता नहीं होता, आपका उस समय स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और वो प्लाक एकदम से रप्चर हो जाता है और उस समय वो हार्ट अटैक की स्थिति आ जाती है। तो वो जिम उसका कारण नहीं बना, कारण पहले से कोई ना कोई हमारे शरीर में था। तो यहाँ पर देखिए प्रिवेंशन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी में, अभी कुछ दिनों पहले कोई सज्जन आए थे मेरे से पूछने के लिए कि भाई मेरे को मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो मेरा एक ही सवाल था उनसे कि आपने इससे पहले कभी पार्टिसिपेट किया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। तो मैंने कहा इस तरह की कोई भी एक्टिविटी के लिए पहले आपको अपनी बॉडी को रेडी करना है, उसके बाद आपको ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट थिंग आपको रेडी करना है, सेकंड आपको एक बार अपने डॉक्टर से, हेल्थ केयर एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लेनी है। आपने देखा होगा कि कई बार अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा, इनसे पहले मेडिकल चेकअप्स किए जाते हैं कि क्या आप इस तरह की यात्रा करने के लिए फिट है कि नहीं, आप पहाड़ पर चढ़ने के लिए, माउंटेन पे जाने के लिए फिट हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप जब कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं उससे पहले भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी जांचें होती है जो अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आप वो अपनी जांचें ज़रूर करा लें, जिसमें नॉर्मल से कुछ टेस्ट होते हैं। अपना ब्लड प्रेशर आप टेस्ट ज़रूर करा लें, अपना ब्लड शुगर टेस्ट करा लें और अपना कोलेस्ट्रॉल जांच करा लें। और साथ के साथ कुछ लोग जिनकी फैमिली में पहले से कोई ना कोई बीमारी है हार्ट को लेकर, जैसे कि ज़्यादातर हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स को या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कम उम्र में कोई हार्ट से संबंधित बीमारी रही है कि नहीं। अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है तो फिर आपको हार्ट के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होता है जिसको इको टेस्ट कहा जाता है, वो भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अपने डॉक्टर से संपर्क करके फिर कराएं। और दूसरा, एकदम से आपको हैवी एक्सरसाइज कभी भी शुरू नहीं करनी है, धीरे धीरे आप शुरुआत करिए। पहले आप 5 मिनट से शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ाइए। शुरू में आप किसी ट्रेनर की ऑब्जर्वेशन में शुरुआत करिए। तो ये कुछ सावधानी है, पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि एक्सरसाइज और जिम आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। सर, जैसा आपने कहा कि कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तब हार्ट अटैक के चांस बनते हैं, जिम एक उसमें है मोटिव। बट एक केस मैंने ऐसे देखा, भी लेटेस्ट मैं एक न्यूज़ देख रहा था, एक बंदा बैठा हुआ था, ग्रुप में बैठा हुआ था, नॉर्मल बैठे बैठे अचानक अटैक आता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके पीछे क्या रीज़न रहा? बिल्कुल, देखिए घटनाएं पहले भी थी ऐसी, आजकल जैसे घटनाएं थोड़ी ज़्यादा हम नोटिस कर पा रहे हैं। हाँ, बढ़ी भी है निश्चित तौर पे, और हम उसको नोटिस भी कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सब लोगों के पास इंसिडेंट आते रहते हैं। और ज़्यादातर जैसा हम डिस्कशन भी करते हैं तो उसमें भी सभी इस तरह की बात करते हैं कि उनके कोई जानने वाले को इस तरह से सडन हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट की समस्या देखने को मिली है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब आप एग्जर्ट कर रहे हैं वो अचानक भी हो सकता है, काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज हम इसका टाइटल भी है हमारे शो का, कि राइट टेस्ट राइट टाइम, क्योंकि शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो कई बार हम लोगों को पता नहीं होता। ख़ास तौर पे 30 की उम्र में, जब हमारी जीवन शैली इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, हमारी फैमिली का प्रेशर होता है, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर होता है, क्योंकि वो वाला एक एज ग्रुप 25-30 में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वनरेबल है। आपके घर में आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं, आप न्यूली मैरिड हैं तो आपका हो सकता है बच्चों का, छोटे बच्चों का प्रेशर है, आपकी जॉब है तो जॉब का प्रेशर है। तो कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। और पिछले अगर 10-15 साल में देखें तो हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है, हमारे इन्वायरमेंट में, पोल्यूशन में, हमारे खान पान में, सब में बदलाव आया है। तो शरीर में क्या चल रहा है हम ऐसा कह नहीं सकते। और ज़्यादातर एक और जो है मिथ लोगों को रहता है कि भाई हम तो बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, या आप भी जिनकी बात कर रहे हैं आप ज़रूर आपने नोटिस किया होगा कि वो दिखने में फिट ही होंगे, हेल्थ एकदम ठीक ठाक। एग्जैक्टली, हेल्थ ज़्यादातर हम हेल्थ की बात करते हैं कि हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, पर शरीर में अंदर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 20-25 साल की उम्र में तो कुछ अपनी बेसिक जांचें ज़रूर करा लें, ताकि इस तरह के जो एकदम सडन
डेथ के और सडन कार्डियक अरेस्ट के और हार्ट अटैक के जो हम इंसिडेंट देख रहे हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। इसके साथ ही हमने देखा है सर, हमने कई लेडीज़ को देखा है, जैसे कई लेडीज़ में प्रॉब्लम होती है, उनका ये कहना होता है कि बहुत वक्त तक अगर वो खड़ी रहती हैं, खड़े होकर काम करती हैं, किचन में हो या फिर उनका जॉब हो, तो उनके पैरों में जो उनकी नसें होती हैं ना, उनके गुच्छे टाइप के बनने शुरू हो जाते हैं पैरों में ही। तो उसके लिए क्या टेस्ट होना चाहिए और ये क्यों होता है? बिल्कुल, देखिए फीमेल्स पे खास तौर पे बात करें, वो बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस से गुजरते हैं कि आप पहले अपनी जब टीनेज में हैं, उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी बॉडी में काफ़ी चेंज आते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कई तरह के चेंजेस आते हैं, प्री मेनोपॉजल कई तरह के चेंज आते हैं, मेनोपॉज के बाद कई तरह के चेंजेस आते हैं। तो कई तरह के हार्मोनल बदलाव शरीर में होते हैं। ख़ास तौर पे जो आपने बात की पैरों की, देखिए एक तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसीज मिलती है, उसकी वजह से कई बार पैरों में जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर पेन आपको फील होगा। आप रात को सो रहे हैं, उस टाइम आपके रेस्ट लेग होंगे, आपको लग रहा है मेरे को पैर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कई बार आपके एंकल की तरफ पेन होगा, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। बट जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसी गांठें सी महसूस हो रही है पैरों के अंदर, तो हो सकता है कोई वेन्स के अंदर या उसमें स्मॉल ब्लॉकेज टाइप का हो। तो उसके लिए कुछ स्टडीज़ होती हैं, अगर आप अपने फिजिशियन से मिलेंगे, वो क्लिनिकली देखेंगे तो कलर डॉपलर स्टडीज़ की कहीं फ्लो में तो कोई रुकावट नहीं है, खास तौर पे जो आपने सवाल पूछा। पर इसके साथ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी कई बार पैरों में दर्द की और इस तरह की थकान की शिकायत रहती है। और काफ़ी इसके साथ साथ आपने सुना होगा कि लोग ज़्यादातर इस तरह की शिकायत करते हैं कम उम्र में भी, ख़ास तौर पे महिलाओं में भी और पुरुषों के अंदर भी देखें कि बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत लिथार्जिक फील करते हैं कि रात को नींद ठीक है पर फिर भी अगले दिन सुबह आप रिफ़्रेशिंग स्लीप महसूस नहीं करते, कि नैप लेने के बाद भी आप को बार बार कॉफ़ी पीने की ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को अवेकन रखने के लिए। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट देखने को मिलती है और इसमें ज़्यादातर सबका सवाल रहता है कि क्या ऐसा टेस्ट करें जिससे हम पता लगा पाएँ कि क्या बॉडी में डेफिशिएंसीज चल रही है। तो मेजर डेफिशिएंसी ज़्यादातर देखी जाती है खास तौर पे भारतीयों के अंदर विटामिन डी एंड B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि जो विटामिन डी का अगर आपको डेफिशिएंसी है, बॉडी में कमी है, तो आपको इसी तरह के सिम्टम आएंगे। आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, आपको हल्का हल्का अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो थोड़ा थोड़ा आप को फॉरगेटफुलनेस भी होगा, कि जैसे हम मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल, एकदम मोबाइल उठाया और फिर हम सोचते हैं कि किसको डायल करना था, या आप आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छा क्या मेरे को बात करनी थी मैं भूल गया, ऐसी कई बार बातें होती है, चाबी रख के भूल जाते हैं। वो मल्टीटास्किंग तो एक रीज़न होता है, बट वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और ज़्यादातर हम डेटा निकालें, जैसे हम अगर टेस्ट करते हैं 100 लोगों का विटामिन डी एंड B12, तो 90 लोगों में वो डेफिशिएंट मिलेगा। तो डी एंड B12 का आपको ज़रूर ध्यान रखना। और जैसे मौसम में बदलाव होता है, अभी सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे सनलाइट का उतना एक्सपोजर होता नहीं है, बाहर पोल्यूशन ज़्यादा है तो फिर सनलाइट का एक्सपोजर होगा नहीं। जैसे हम ज़्यादातर क्लोज्ड एरिया में रहते हैं तो सनलाइट का एक्सपोजर होता नहीं, कि सुबह आप ऑफिस के लिए निकले या अपने बिजनेस के लिए और आप शाम को जा रहे हैं तो कहाँ एक्सपोजर हुआ सनलाइट का, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। ये दो टेस्ट सबको कराने चाहिए हर एक एज ग्रुप के अंदर। और अगर डेफिशिएंसी आती है तो कुछ तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात करके और उनको पूरा कर सकते हैं। एक और चीज़ विटामिन डी एंड B12 की कमी की वजह से होता है, आप थोड़ा लो फील करेंगे, जैसे आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ तो ठीक चल रहा है फिर भी मेरा मूड क्यों लो हो रहा है, मैं बहुत लो क्यों फील कर रहा हूँ, या अच्छा इतना सब काम करने के बाद भी मुझे नींद ठीक नहीं आ रही। तो उसके पीछे भी एक कारण होता है विटामिन डी एंड B12 का। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स कर रहा हूँ कि B12 करा के उसको करेक्ट करिए। और कई बार जिम में भी जो लोग जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वो भी काफ़ी इस तरह के शिकायत करते हैं कि एक्सरसाइज करने में उतनी स्ट्रेंथ हमें महसूस नहीं हो रही, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद ही थकान महसूस हो रही है। तो वहाँ पर आपकी विटामिन डी की कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा शायद आपको विटामिन डी ज़्यादा लेना पड़े। ऐसे ही महिलाओं के अंदर भी कई बार
प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम रहती है, ख़ासतौर पे बच्चों के अंदर। बच्चों का भी अगर हम देखेंगे, छोटे बच्चे, उनमें भी विटामिन डी की बहुत कमी रहती है। तो जब भी उनका टेस्ट कराएं तो उसमें विटामिन डी एंड B12 भी उनका ज़रूर चेक कराएं। सर जैसे अभी फीमेल्स को लेकर बात करें कंचन ने, मेरा एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ, आमतौर पे ना हम कुछ फीमेल्स को ये भी कहते हुए सुनते हैं कि पीरियड मिस हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने नहीं आ पाते हैं, तो इसके लिए भी कोई टेस्ट होता है जिससे ये पता लग सके कि ये जो पीरियड्स की टाइमिंग है वो क्यों बढ़ रही है, क्यों टाइम से नहीं आ रहे, कौन सा टेस्ट इसमें कराना चाहिए? हाँ, देखिए फीमेल्स में और महिलाओं में ख़ास तौर पे एक हमने जो महसूस की है चीज़ कि वो ज़्यादातर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। पुरुष भी करते हैं, बट महिलाओं में ख़ास तौर पे रेशियो ज़्यादा है कि वो अपनी फैमिली का पूरा टेक केयर करते हैं, बच्चों का टेक केयर करते हैं, पर कहीं जब उनकी हेल्थ को लेके कोई चैलेंज आता है तो उसको ज़्यादातर वो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि मुझे सबका ध्यान रखना, बट खुद का कई बार। तो एक तो ज़रूरी है सबको जानना, दर्शकों को, कि अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो उनको इग्नोर ना करें। आपको इग्नोर नहीं करना है। फीमेल्स को खास तौर पे अपनी गायनी से कंसल्ट कर सकते हैं। फीमेल्स में एक तो PCOS, PCOD काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल की जीवन शैली में, जैसा बदलाव आया, खान पान में बदलाव आया है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड और कुछ हार्मोन टेस्ट होते हैं, तो वो आप करा के और उसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि कौन से हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में आ रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जान सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ तो नहीं है। तो उससे कई बार इस तरह की समस्याएं हो सकती है, पर बेहतर है कि एक बार फीमेल्स ख़ास तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर, अपनी गायनी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कोई भी टेस्ट अपने आप से कराने से पहले। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के समय में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि अक्सर लोगों को फैटी लीवर की शिकायत होती है। ज़्यादातर लोगों के अंदर फैटी लीवर की ऐसी प्रॉब्लम है जो लगातार बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है। तो इसके लिए क्या टेस्ट कराया जाए ताकि हम ये पहले से जान सके कि हमारे साथ लीवर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं जिनकी शिकायत होती है कि खाना खाते हैं लगता नहीं है, या खाना खाते के साथ दर्द होना शुरू हो जाता है, पानी पी लिया तो भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये इन सब के लिए कौन से टेस्ट होने चाहिए? हाँ, तो देखिए हम हार्ट को लेके और कैंसर को लेके और भी कई तरह की जांचों की हम अक्सर बात करते रहते हैं, पर लीवर को हम खास तौर पे इग्नोर कर देते हैं। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी फ़िलहाल कई तरह की रिसर्च आई है। इनफैक्ट हम दिल्ली की भी बात करें तो अभी जो रिसर्च दिल्ली में आई थी उसमें भी पाया गया था कि 50% के करीब जो दिल्ली NCR में रहते हैं उनको फैटी लीवर डिजीज़ है। तो फैटी लीवर को हम आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। कई बार आपको जांच में पता लगता है कि फैटी लीवर है तो हम उसको मानते हैं कि अच्छा ये तो पहले भी था, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, अच्छा ये तो मेरे को काफ़ी समय से है। लीवर देखिए हमारा हमेशा हमारे को साथ देता रहता है जब तक उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और लीवर के 500 से ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसलिए लीवर हेल्थ को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फैटी लीवर जांच करने के लिए बहुत साधारण से टेस्ट है, जैसे एक तो LFT टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके ज़रिए हम जान सकते हैं। उसमें कई बार एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा लीवर के लिए अल्ट्रासाउंड के अंदर जैसे पता लग जाता है कि कौन सा ग्रेडिंग है, ग्रेड 1, 2, या फिर आप फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। और फैटी लीवर के लिए ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपका वज़न ज़्यादा है या आप ओबेसिटी आपकी बढ़ी हुई है तो ही आपको फैटी लीवर होगा, ऐसा नहीं है। जो पतले लोग हैं उनके अंदर भी फैटी लीवर काफ़ी दिखता है, जो हम रेगुलर देखते हैं। फैटी लीवर में सिंपल सी बात करें कि जिनको भी एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ज़्यादातर भारतीयों में देखा होगा कि आपने वैसे पतले दुबले होते हैं बट उनका एब्डोमिनल फैट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि वॉक नहीं करते हैं और रात को खाना खाने के बाद हमारा ये होता है कि हम तुरंत सो जाते हैं। तो वो भी एक काफ़ी मेजर कारण होता है आपका पेट के सराउंडिंग फैट बढ़ जाने को लेकर। और बच्चों में भी जैसे आपने बात की कि आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा, स्कूल में जाते हुए बच्चों को देखेंगे कि आजकल बच्चे काफ़ी ओवर हेल्दी हैं, मतलब ओबीज ज़्यादा हैं, ओवर वेट हैं। और इनफैक्ट हम भारत में मानते भी हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप कहेंगे आप अच्छे खाते पीते करके हैं, और आपका वज़न कम है तो आपसे ज़्यादातर यही सवाल पूछा जाएगा कि आप खाते ठीक तरीके से नहीं है। तो एक तो ये है कि अगर आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है, ऐसा नहीं है कि आपका वज़न ज़्यादा है,
एब्डोमिनल पेट के सराउंडिंग अगर फैट है तो मानकर चलिए कि ये फैटी लीवर की तरफ आप जा रहे हैं, तो एक तो देखने से ही पता लग जाएगा। दूसरा, फैटी लीवर के लिए जैसे मैंने आपको बताई कि ये जांचें करा सकते हैं। फैटी लीवर में भी स्टेजेस होती है, ग्रेड 1, 2 एंड 3 तक वो रिवर्स हो जाता है, तो इसलिए जांच करानी ज़रूरी होती है कि हमें पता लग रहा है कि 2 है तो हमें टारगेट सेट करना है कि भाई मुझे अपना पेट का फैट कम करना है। तो वो जैसे ही आपका वज़न कम होगा और पेट के सराउंडिंग फैट कम होगा तो फैटी लीवर भी कम होता रहेगा। 3 पर है तो बहुत अलार्मिंग है कि 3 के बाद फिर एक स्टेज आती है फाइब्रोसिस होना, तो वहाँ पर रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद सिरोसिस, वो तो फिर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से फैटी लीवर को हमें इग्नोर नहीं करना, और फैटी लीवर को करेक्ट करने के लिए ज़रूरी मैक्सिमम 80% डाइट का रोल होता है। और डाइट में भी ज़्यादा हम, जैसे भारतीयों में ज़्यादातर रहता है कि मीठा हम ज़्यादा खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं कि फ़ास्ट फूड या जंक फूड ही, हम ज़्यादातर हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है कि हम छोले भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, कुछ भी फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं। अभी जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसमें त्योहारों में सब तरह के हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, साउथ इंडिया में भी डिफरेंट तरह की डिशेस बनते रहती है, तो वो फ्राइड चीज़ें भी आपको नहीं खानी। और सबसे ज़्यादा तो आपको अगर फैटी लीवर डिटेक्ट होता है तो मीठे को आपको अवॉइड करना है, वज़न को आपको कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने फैटी लीवर को करेक्ट कर सकते हैं। बट जांच आपको सही समय पर करा लेनी है, पर जांच से पहले तो आप खुद ही जान सकते हैं कि कहीं मैं फैटी लीवर की तरफ तो नहीं मुड़ रहा। सर कुछ एज ग्रुप की मैं बात करता हूँ। अभी कैंसर को लेकर मेरे को आपसे चीज़ें पूछनी है। एज ग्रुप ले लेते हैं, मैंने अभी बहुत सारे केस देखे थे कि किसी भी एज में बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। कि अगर मैं 20 की एज की बात करता हूँ, पहला मैं एज ग्रुप लेता हूँ, अगर कोई 20 साल तक की एज में है तो कौन से टेस्ट कराए जिससे वो जान सके कि उन्हें कैंसर तो नहीं होने वाला, क्या वो स्टेज शुरू हो तो नहीं चुकी? क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं अचानक पता लगता है कि 3rd कैंसर स्टेज है, 2nd स्टेज है, लेकिन लोगों को फर्स्ट का ही नहीं पता एक्चुअल में कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो इस एज ग्रुप में हमें क्या ध्यान में रखना, कौन से टेस्ट कराएं, ये आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैंसर की बात करें तो कैंसर का जो सबसे अच्छा इलाज है जितना जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। और एक कैंसर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कई बार वो सिम्टम देता ही नहीं है, लक्षण देता ही नहीं है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हमें महसूस ही नहीं होते हैं। तो कुछ एक पहले तो हमें ये देखना है कि कॉमन कैंसर कौन से हैं जिनको सही समय पर पकड़ा जा सकता है, और जब भी हम अपनी जांच कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो एटलीस्ट उनके लिए तो हम अपनी जांच ज़रूर करा लें कि जब भी आप अपना ब्लड सैंपल दे रहे हैं या जब भी अपना हेल्थ चेकअप कराने कहीं जा रहे हैं, आपने ऐसा प्लान किया है कि मुझे कराना है, तो कुछ तो आपको बिल्कुल मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि आपको करा लेनी चाहिए। जैसे महिलाओं की बात करें तो फीमेल्स में भारत के अंदर ख़ास तौर पे देखें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का भी अभी फ़िलहाल में सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर। और ज़्यादातर बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़्यादातर कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिटेक्ट होते हैं। अगर आप स्टेज 1 में डिटेक्ट कर लेते हैं तो 100% उसका ब्रेस्ट कैंसर का ठीक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो महिलाओं को खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 40 साल की उम्र से पहले एक बार मेमोग्राफी टेस्ट, एक सिंपल सा एक्सरे होता है, तो वो करा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे आजकल यूट्यूब में काफ़ी तरह के ट्यूटोरियल्स हैं, उनको आप देखकर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एक सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे अभी भारत में वैक्सीन को भी अभी लॉन्च किया गया है। तो वो एक 9 से 14 साल की उम्र में की बच्चियों में वो वैक्सीन लग सकती है, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ सर्वाइकल कैंसर के लिए टेस्ट भी होता है जो 21 साल की उम्र से शुरू हो सकता है, जिसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं। तो मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, या अगर 40 साल से कम उम्र है और इस तरह का कुछ आपको लग रहा है कि कुछ ब्रेस्ट में आपको गिल्टी वगैरह ऐसी महसूस हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है, पर उसको इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना। तो ये महिलाओं की बात होगी। पुरुषों में ज़्यादातर देखें तो 45 की उम्र के बाद ज़्यादातर रिस्क रहता है प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने का। तो प्रोस्टेट के लिए एक सिंपल सी जांच होती है, PSA टेस्ट ब्लड का, वो कराया जा सकता है। और अल्ट्रासाउंड प्रोस्टेट के लिए करा सकते हैं, वो देखा जा सकता है। और साथ के साथ जब भी आप अपना जांच कराने चाहें तो एक अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का ज़रूर करा लें, जिसमें आपका लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये सभी तरह के ऑर्गन्स का एक स्क्रीनिंग हो जाता है। और कहीं भी कुछ ऐसा अगर हमें सस्पिशन लग रहा है तो फर्दर उसकी जांच की जा सकती है। खाली ब्लड टेस्ट कराकर
आप ये नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ जांच करा ली। तो इस वजह से उसमें एक अल्ट्रासाउंड आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, जिनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो एक LDCT चेस्ट का अपना CT स्कैन करा सकते हैं, जिसमें अगर लंग्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कैंसर से रिलेटेड उनको डाउट लग रहा है तो उसमें वो डिटेक्ट की जा सकती है। सर, कैंसर की जब बात हो रही है, एक चीज़ और मैं से आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सी बार हम देखते हैं ना, लोगों के सर में सिस्ट हो जाती है या पेट में सिस्ट हो जाती है जब वो टेस्ट कराते हैं, तो ये कह दिया जाता है डॉक्टर से कि कैंसर है, आपकी जो सिस्ट है ये कैंसर बन रही है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अगर किसी का सिस्ट बनना शुरू हो गया है सर में, तो वो कैसे डायग्नोज कर पाएगा कि ये कैंसर तो नहीं है? देखिए, कहीं भी बॉडी के अंदर कोई सिस्ट नज़र आ रहा है, उनका कोई एक जांच की है जिसके अंदर की सिस्ट नज़र आया है, तो फर्दर उसके लिए कुछ और जांचें करके उसको पता लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सिस्ट कैंसर वाली सिस्ट हो। एक बिनाइन सिस्ट होती है जो नॉन कैंसरस होती है, और एक कैंसरस। बट अगर ऐसा कुछ सस्पिशन है, डाउट है, तो बेहतर है हमें उसको इग्नोर ना करके उसके लिए कुछ अगर एडवांस जाँच कराने की ज़रूरत है तो उसको करा लेना चाहिए। तो वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको फर्दर उसके लिए क्या टेस्ट कराने की। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सिस्ट नज़र आया, तो हो सकता है आपको CT स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर कोई भी जांच कराने से पहले डॉक्टर से संपर्क करना है, किसी तरह के लक्षण को इग्नोर नहीं करना, और किसी तरह की रिपोर्ट में अगर कोई डाउट आया तो उसको दोबारा से आपको क्रॉस चेक ज़रूर कराना है। बट इग्नोर करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो बाद में चैलेंज बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सिम्टम्स को जैसे हमने बात की आमतौर पे, क्योंकि सिम्टम अगर हम बात करें तो सभी तरह की डिजीज़ में ऑलमोस्ट सिम्टम सेम होते हैं, तो आप सिम्टम को लेके कई बार लक्षणों को लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ज़रूरी है कि कुछ सी बेसिक जांचें जो कैंसर को लेकर बताई कि स्क्रीनेबल कैंसर्स हैं, जो हम लोगों को ज़रूर करा लेनी चाहिए। बट हाँ, इसमें अल्ट्रासाउंड काफ़ी एक बेहतरीन टेस्ट रहता है, वो आप करा सकते हैं। और साथ के साथ कई बार आजकल हम देखते हैं जैसा कि प्लेन CT स्कैन चेस्ट से लेके एब्डोमेन तक अगर आपका करते हैं CT स्कैन, तो उसमें भी कई तरह की अगर कुछ सस्पिशन है, ऐसा कुछ डाउट है, तो पता लग सकता है। पर ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, मतलब उनके परिवार में कुछ कैंसर की ऐसी हिस्ट्री रही है, तो उन लोगों को वो ज़रूर बताना चाहिए डॉक्टर को कि ऐसी प्रॉब्लम उनकी फैमिली में रही है, तो उनके लिए पहले कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जेनेटिक चांस बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, जेनेटिक चांस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम बात इसकी कर रहे हैं कि जितना हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से किया जा सकता है। इसके साथ ही अमूमन हमने देखा है थायराइड एक समस्या है बड़ी। थायराइड हमने आजकल देखा कि छोटे बच्चों के अंदर भी थायराइड की समस्या है, बड़ों महिलाओं में बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या। कहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले थायराइड हो जाए तो प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत आती है थायराइड में। तो इसके लिए कौन से टेस्ट हैं जो हमें लगातार कराते रहने चाहिए? कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका वजन एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपस में लोग कहते हैं कि भाई तुम थायराइड का टेस्ट करा लो, हो सकता है तुम्हें थायराइड हो। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो पहले से ही कराते रहना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो कि कहीं हमें ऐसा तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, थायराइड के लिए तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम उसको कहते हैं। तो जब भी अपना हेल्थ चेकअप कराएं तो उसमें वो भी इंश्योर कर लें कि आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा थायराइड की समस्या कॉमन हो गई है। तो वो आपका जो रूटीन एक चेकअप होता है, ब्लड स्क्रीनिंग, उसके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम पता लग जाती है। पर वजन बढ़ने के और भी कई सारे कारण होते हैं, वो भी एक बार आप देख सकते हैं उसके अंदर। कहीं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, इंसुलिन की वजह से भी वज़न आपका बढ़ सकता है, या वज़न कम हो रहा है, थायराइड की वजह से भी हो सकता है, या शुगर की वजह से भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं होता है उनको वो डायबिटिक हैं, बट एकदम कभी उन्होंने किसी और रीज़न से अपने टेस्ट कराए तो उसमें पहली बार डिटेक्ट होता है कि उनको डायबिटीज़ है। अभी इनफैक्ट ICMR की रिसर्च आई थी कोविड के बाद, जिसमें पाया गया था कि भारतीयों के अंदर खास तौर पे प्री डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा है डायबिटीज़ से। तो प्री डायबिटीज़ वो कंडीशन है जब आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, मतलब आप डायबिटीज़ की तरफ मुड़ रहे हैं। और ये भी उस रिसर्च में पाया गया कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर प्री डायबिटीज़ ज़्यादा है, और जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर डायबिटीज़ ज़्यादा है। तो प्री डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए एक साधारण सा टेस्ट होता है, HbA1c उसे हम कहते हैं।
तो वो भी आप जितना अर्ली होगा जब भी अपने टेस्ट कराएं तो करा लें। उसमें ये पता लग जाता है कि कहीं आप डायबिटीज़ के बॉर्डर पे तो नहीं है, तो उसमें कुछ रीडिंग आती है, जैसे 6.2 से अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपको प्री डायबिटीज़ है। तो प्री डायबिटीज़ में जैसे आप अपनी जीवन शैली को ठीक करेंगे, अपनी डाइट को ठीक करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को ठीक करेंगे, नींद को ठीक करेंगे, तो आप प्री डायबिटीज़ से उसको करेक्ट कर सकते हैं। पर एक बार आप डायबिटीज़ की तरफ मुड़ जाते हैं तो फिर उसमें काफ़ी आपको मुशक्क़त करनी पड़ती है उसको ठीक करने के लिए। तो यही सबको एडवाइस करेंगे कि अपना डायबिटीज़ के लिए HbA1c ज़रूर करा लें। ज़्यादातर क्या होता है कि हम एक शुगर टेस्ट कर लेते हैं कि जैसे ग्लूकोमीटर से आपने टेस्ट कर लिया, ग्लूकोमीटर में हो सकता है वो नॉर्मल आया हो, क्योंकि आपने उस समय आपका लाइफस्टाइल ठीक रहा हो, तो वो शुगर वेरी करती रहती है शरीर के अंदर। बट HbA1c आपको 3 महीने की रीडिंग बताएगा कि पूरे 3 महीने पहले से आपकी जीवन शैली में कैसा खान पान रहा है। तो HbA1c आप टेस्ट जब भी जांच कराने जाएं वो ज़रूर बोल दें साथ के साथ कि वो भी तो जैसा आपने वज़न बढ़ने की बात की, तो थायराइड तो एक कारण है, बट उसके अलावा भी कई और कारण है। और इसके साथ एक टेस्ट और होता है वज़न बढ़ने का, वो होता है कॉर्टिसोल टेस्ट, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो कई बार अगर कॉर्टिसोल लेवल में भी कुछ बदलाव आपके आ रहे हैं तो वो भी आपके वज़न को बढ़ा सकता है। आपने सुना होगा कई बार लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ या मैं खाता भी नहीं हूँ पर फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल टेस्ट कहते हैं, तो वो भी कराया जा सकता है। सर, जब बात कैंसर को लेकर हो रही थी, एक चीज़ मेरे को और पूछनी है आपसे, आप कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेंगे, कॉमन टेस्ट, अगर किसी को अपना कैंसर डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट कराना हो तो? हाँ, तो देखिए कैंसर डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल, एक तो जैसे मैंने बात की कि ब्लड टेस्ट तो रूटीन टेस्ट कराते ही हैं, साथ के साथ महिलाओं में मैमोग्राफी सर्वाइकल कैंसर, एक आप अल्ट्रासाउंड पूरे पेट का करा लें ज़रूर, और एक CT स्कैन आप चेस्ट एंड एब्डोमेन का आप प्लेन स्क्रीनिंग करा सकते हैं। तो ये टेस्ट काफ़ी हैं। पर इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर है, परिवार में किसी को पहले से कैंसर की प्रॉब्लम रही है, तो उस समय थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट की वो ज़्यादा हो सकती है कि जैसे आपने कराया फिर आपको 2 साल बाद फिर से रिपीट करा के एक बार चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है, ऐसा कोई एक शॉर्ट टेस्ट कैंसर के लिए नहीं है, बट वेरियस टेस्ट हैं। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि खाली ब्लड टेस्ट में नहीं पता लगता, ब्लड टेस्ट के साथ कुछ रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट की जो मैंने नाम लिए उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ के साथ कुछ अगर हम देखें तो बॉडी के अंदर हमारी इन्फ्लेमेशन भी काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, जिस वजह से जैसे स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि एक CRP टेस्ट काफ़ी पॉपुलर था। तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कुछ होते हैं, वो ये बता देते हैं कि बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी कॉज होता है कैंसर का। तो जैसे पोल्यूशन वगैरह में, हमारी डाइट की वजह से, हमारी नींद ठीक ना होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे HSCRP, CRP टेस्ट, इस तरह के ब्लड टेस्ट, तो वो भी आपको एक बार ज़रूर करानी चाहिए। अगर वो बढ़े हुए हैं तो आप मान के चलिए कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और उसको फिर आप अपनी लाइफस्टाइल या डाइट को करेक्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। सर, इसमें एक चीज़ और, अगर जेनेटिक की जब हम बात करते हैं, अगर बाय बर्थ किसी बच्चे में चांसेस हो सकते हैं, क्या उसको कैंसर हो सकता है अगर उसके पेरेंट्स को किसी को था पहले, तो ये हम पहले डायग्नोस कर सकते हैं अगर बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो? कुछ टेस्ट कोई होता है ऐसा? एग्जैक्टली तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी किए जाते हैं। अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो आपकी गायनिकोलॉजिस्ट, आजकल सभी गायनी वो टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं। अच्छा। तो अगर उनको लगता है ऐसा हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी है तो उसमें वो जांच करते हैं, पर वो अपने आप सेल्फ आप कहीं भी जाकर बोलेंगे तो शायद नहीं होंगे। अच्छा। तो उसके लिए आपको गायनी को प्रॉपर हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि फैमिली ऐसी हिस्ट्री रही है, या कई बार देखें कि थोड़ा सा और भी कई तरह के कारण होते हैं जिनकी वजह से गायनी वो कराती हैं, पर आजकल सभी गायनी वो टेस्ट कराते हैं। इसके साथ ही अगर मैं पूछूं, जैसे बहुत से लोग ब्लड टेस्ट कराने के लिए जब जाते हैं तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए ताकि ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अच्छा है? देखिए उसमें ज़रूरी है, आजकल जैसे हार्ट के टेस्ट को अगर हम ले लें तो एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट काफ़ी आजकल कॉमन है, लोग कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। पहले जो गाइडलाइंस थी उसमें लिपिड प्रोफाइल में हम कहते थे कि आपको फास्टिंग में कराना है, खाली पेट कराना है, पर आजकल ऐसी गाइडलाइंस में थोड़ा सा बदलाव है, आप टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। ब्लड सैंपल अगर आपको देना है तो आप
नॉन फास्टिंग भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप बता दीजिए लैब में कि आपको रैंडम टेस्ट कराना है तो वो रैंडम भी किया जा सकता है। पर आप जैसी आपकी जीवन शैली चल रही है उसी तरह से आप टेस्ट कराइए। कई बार ज़्यादातर लोगों को टेस्ट कराने के लिए बोलें तो वो कहते हैं कि नहीं अभी एक बार मैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल को करेक्ट कर लूँ फिर टेस्ट कराऊंगा। नहीं, आपकी जैसी बेसलाइन लाइफस्टाइल चल रही है वैसे ही आप टेस्ट कराइए उसी लाइफस्टाइल में, तो आप जान सकेंगे कि मुझे अभी क्या क्या इसके अंदर बदलाव करना है। तो फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ बेहतर है कि अगर आप फास्टिंग में ही जाएं तो एक बार में सभी तरह के टेस्ट हो जाएंगे। बट एक रूटीन चेकअप जिसमें सभी तरह के आपके हीमोग्राम, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, विटामिन डी, B12 टेस्ट और आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड प्रोफाइल की बात की, ये सभी टेस्ट हो जाएंगे। और साथ के साथ एक अल्ट्रासाउंड भी आप ज़रूर करा लें पूरे पेट का, तो ये बेसिक टेस्ट हो गए। बट हार्ट के लिए कुछ अलग टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। कौन कौन से अलग टेस्ट होते हैं हार्ट के लिए? हार्ट के लिए देखिए कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन लोगों को बनी रहती है हमेशा। जैसे कई बार जब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की भी हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने तो टेस्ट कराया था, सब कुछ ठीक था। हाँ। और जब उनसे टेस्ट के बारे में पूछें तो वो बताते हैं कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया था। तो खाली कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए आप नहीं जान सकते कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो कुछ एक टेस्ट है, जैसे अगर हम हार्ट के फंक्शन की बात करें तो वो आपको इको टेस्ट से पता लगेगा। इको टेस्ट कहते हैं हम उसको। तो इको टेस्ट के ज़रिए कार्डियोलॉजिस्ट ये बता देते हैं कि हार्ट आपका फंक्शन कैसे कर रहा है, हार्ट की पंपिंग कैसी है जी। और उसके अलावा हार्ट के अंदर कुछ और भी वेल्व्स वगैरह होती हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो हार्ट का ओवरऑल एक एनाटमी के बारे में बता देता है। और इसके अलावा अगर कहीं पर डाउट लगता है, आपको लगता है कि आपको चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेथलेसनेस, आपको थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने में हो रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है वो आपको सीटी एंजियोग्राफी कराने के लिए भी बोले। सीटी एंजियोग्राफी आपके हार्ट के अंदर कोई प्लाक फॉर्म तो नहीं हो रहा, जो आपकी वेसल्स है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा। वो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो कि बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है उसके ज़रिए पता लग सकता है। और एक लिपिड प्रोफाइल, जैसे मैंने बात की, लिपिड ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल ही आपका कारण बनता है प्लाक फॉर्मेशन होने का, तो लिपिड प्रोफाइल आपको ज़रूर करानी है जिसमें सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, जिसमें LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है जो 100 से नीचे रखना है। तो ये 2-3 तरह की जांचें हैं, बट एक जांच से कोई बता नहीं सकता कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सर कोलेस्ट्रॉल की आपने कही, कोलेस्ट्रॉल से ही पता लगता है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो कौन सा टेस्ट कराए जिससे ये पता लग सके क्या कोई ब्लॉकेज शुरू तो नहीं हो रही? क्योंकि ब्लॉकेज का अचानक से हम किसी को भी नहीं पता होता कि अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज बन रही, अटैक आता तभी पता लगता है टेस्ट के बाद, पहले कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए कई बार ब्लॉकेज या हार्ट प्रॉब्लम होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें कई बार कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं महसूस होती, बट उनसे बात करें तो वो बताएंगे कि वो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। कई लोगों से बात करेंगे वो बताएंगे कि उनको तो सिर्फ ब्लड प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। तो ब्लड प्रेशर भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है पर ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते नहीं है, रेगुलर नहीं लेते हैं, फिर उसको चेक करके मॉनिटर नहीं करते। अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो आर्टरीज है, वेसल है, वो उसको डैमेज कर रहा है काफ़ी लंबे समय तक। आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, जो कि सभी का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है आजकल, तो स्ट्रेस भी आपकी उन वेसल्स को बार बार डैमेज कर रही है। आपको डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब डायबिटीज़ शुरुआत होने वाली है, वो भी आपकी वेसल्स को डैमेज कर रही है। तो कितने सारे फैक्टर हो गए जो वेसल्स को डैमेज कर रही है जी। तो खाली कोलेस्ट्रॉल ही एक कारण नहीं है, तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं। तो एक तो ये वाली चीज़ें पहले चेक कर लें कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये 2 चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने आपको बताया कि वो चेक कर लें। वज़न ज़्यादा तो नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है आपका। फैटी लिवर भी देख लें, एब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं है, वो भी एक कारण है। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, नींद आपकी ठीक नहीं है, स्लीप एपनिया, कई बार लोगों को रात को एक स्लीप एपनिया करके प्रॉब्लम होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहे हैं, नींद आपकी ठीक नहीं हो रही, वो भी एक कारण हो सकता है। तो मल्टीपल रीज़न रहते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट की डिजीज़ के। बट ये सब बेसिक जो रिस्क फैक्टर है उनको तो एटलीस्ट आप करेक्ट कर लें। और कुछ कारण फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जैसे आपने बात करी कि कोलेस्ट्रॉल ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक, मदर
को, फादर को हाँ। या किसी और को आपने देखा है कि 50 की उम्र में ही उनको हार्ट डिजीज़ रही है, तो संभावना होती है कि जेनेटिकली उनमें बच्चों में भी होने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में ज़रूरी है कि इन चीज़ों को आप मॉनिटर करके रखें। कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो मैंने बाकी चीज़ें बताई उनको भी चेक करना। स्मोकिंग का भी बोला, मेरा अब स्मोकिंग से जुड़ा हुआ और ड्रिंक से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जो लोग डेली लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक करते हैं, तो उन्हें अपने बॉडी का कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जिससे वो डायग्नोज कर सकें कि जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो कर रहे हैं वो क्या साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में बना रही है? स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट डिजीज़ का, स्ट्रोक का। ये बिल्कुल काफ़ी बड़ा देखा गया है, काफ़ी रिसर्च में भी काफ़ी तरह की रिसर्च आई, इवन कैंसर का भी काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है ज़्यादा स्मोकिंग से। एग्जैक्टली स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों। तो अल्कोहल तो आपके लिवर को तो अफेक्ट करता ही करता है। स्मोकिंग की बात करें तो आपकी वेसल्स की इनर लाइनिंग को इफेक्ट करता है, आपके लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। स्मोक के अंदर कई तरह के ऐसे कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं जो कई तरह के कैंसर कॉज करते हैं। तो इस वजह से जो स्मोक करता है तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इस वजह से उनको अपनी इकोकार्डियोग्राफी, इको हार्ट की टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और हो सकता है उनके डॉक्टर उनको सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी की भी बात करें कि उनकी कोई वेसल्स में ब्लॉकेज है कि नहीं। भारतीयों में देखें तो देखिए हमारी वेसल्स वैसे भी अगर हम यूरोप कंट्रीज से कंपेयर करें, वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारी वेसल्स थिन होती है। तो इस वजह से माना गया है कि भारतीयों में 10 साल पहले हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर हो जाता है। और ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं तो वो भी बड़ा कारण है, आपके लिवर को डायरेक्ट वो अफेक्ट करता है। आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, आपके शुगर्स लेवल को बढ़ाता है, तो वो भी इनडायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली तो उन लोगों को अपने लिवर की जांच ज़रूर करानी चाहिए। हार्ट की जो भी मैंने आपको टेस्ट बताया कोलेस्ट्रॉल के अलावा इको और सीटी एंजियोग्राफी उनके डॉक्टर बताते हैं, तो वो ज़रूर कराना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें बोन डेंसिटी की, तो ये कितनी बार कराना चाहिए और कौन से लोग हैं कि उन्हें कराना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? हाँ देखिए, बोन हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा हम निगलेक्ट कर देते हैं और ज़्यादातर देखा भी गया। आजकल तो इनफैक्ट गाइडलाइंस बन गई है, एथलीट्स वगैरह सबका बोन डेंसिटी टेस्ट करा कर देखते हैं। तो डेक्सा बोन डेंसिटी टेस्ट होता है जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी को बताता है कि आपके शरीर के अंदर बोन्स कितनी है, वीक है कि नहीं है और उनमें उनकी डेंसिटी कैसी है। एक टर्म होता है जिसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, मतलब आपकी बोन्स वीक हो रही हैं। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन बहुत वीक हो चुके हैं। ज़्यादातर देखा होगा कि एल्डरली जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं थोड़ा सा स्लिप हुए, बाथरूम में स्लिप हुए, सीढ़ी से स्लिप हुए और उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बोन्स वीक रहती हैं। तो इसलिए हमें अर्ली एज में ही ध्यान रखना चाहिए अपना, जब हम 40s 30s में हैं, कि अपना बोन्स की हेल्थ के लिए हम ठीक तरीके से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखें, जिसमें विटामिन डी का एक बहुत बड़ा रोल है। और साथ के साथ बोन डेंसिटी आप जब 40-50 की उम्र में है तो एक चेकअप ज़रूर करा लें, बेसलाइन। फीमेल्स में ख़ास तौर पे काफ़ी देखने को मिलता है ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो भी जब अपना चेकअप कराने जाएं, ख़ास तौर पे 40 से आपकी उम्र ज़्यादा है तो डेक्सा बोन डेंसिटी ज़रूर करा लें। क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं हमने अपना कैल्शियम टेस्ट करा लिया था, कैल्शियम टेस्ट से आपकी बोन हेल्थ का नहीं पता लगेगा। बोन हेल्थ एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो बोन डेंसिटी करना होगा। और बोन डेंसिटी में कुछ और भी चीज़ें पता लग जाती है, जैसे कि आपको विसरल फैट क्या है। कई बार कुछ फैट है जो बाहर नहीं दिख रहा पर हमारे ऑर्गन के सराउंडिंग फैट होता है। फैट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी उसमें पता लग जाता है होल बॉडी डेक्सा बोन डेंसिटी में। तो ये काफ़ी अच्छी जांच है। तो जब आप अपना जांच कराने जाएं तो उनको आप कह सकते हैं कि हमें अपनी बोन का टेस्ट भी कराना है, जिसको बोन डेंसिटी कहते हैं। सर, बायोप्सी टेस्ट क्या होता है और ये कैंसर पेशेंट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कराना? हाँ, तो कैंसर पेशेंट के लिए बायोप्सी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। कहीं कैंसर का डाउट लग रहा है तो वहाँ पर बायोप्सी या FNAC टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ से वो निडल से जांच लेते हैं। जैसे FNAC टेस्ट है तो वो बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट है, जहाँ पर भी उनको कोई गांठ महसूस हो रही है और कुछ डाउट लग रहा है तो वहाँ से वो निडल से जाँच लेंगे और वो स्लाइड से चेक करेंगे कि कहीं इसमें ये कैंसर की वजह से, TB की वजह से या कुछ भी नहीं है। या फिर बायोप्सी में वो थोड़ा टिश्यू का सैंपल निकालते हैं,
पर अगर डॉक्टर ने वो एडवाइस किया है तो उसको इग्नोर नहीं करना, वो ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको क्लियर कर लें कि ये कैंसरस है कि नहीं है। बट कई बार लोग उसमें डिले करते हैं, तो वो कई बार हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर है तो फिर वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से एक ये साधारण सा टेस्ट है, सभी जगह उपलब्ध है, पर अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया और ऐसा कुछ डाउट आया है तो आपको ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी के लिए जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की एलर्जी से परेशान रहते हैं, तो एलर्जी के लिए कौन से टेस्ट होते हैं और ये कब करा लेने चाहिए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि इसका कोई एज लेवल हो, छोटे बच्चों में भी हम एलर्जी देख रहे हैं, हम लोग वुमेंस में भी देख रहे हैं, मेन में भी देख रहे हैं, तो कब हमें ये टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से भी हम अवेयर हो जाएँ? बिल्कुल, देखिए एलर्जी कई बार बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। ख़ास तौर पे कई लोगों को जब मौसम में बदलाव आ रहा है उस समय उनको एलर्जिक प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और एलर्जी भी कई तरह से बॉडी में सिम्टम्स देती है, मैनिफेस्ट करती है। किसी को एलर्जी, स्किन एलर्जी होगी तो उनको किसी भी रीज़न की वजह से स्किन के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। किसी को लंग्स के अंदर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू होगा कि उनको छींकें आना, खांसी आना ऐसे बंद ही नहीं होगा। और आमतौर पे आपने सुना होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है तो मुझे ज़ुकाम होना शुरू हो जाता है, खांसी मेरी बंद नहीं होती है, गला मेरा ख़राब। तो वो आपने देखा होगा कई बार, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम। तो और इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम और भी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ये चीज़ खाने के बाद मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वो भी कई तरह की एलर्जी हो सकती है कि गट हेल्थ इशू, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज़ होना उनको शुरू हो जाता है। कईयों को मिल्क लेने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, या कई तरह की फूड पार्टिकल। तो एक तो पहले हमें ही जानना है कि क्या चीज़ के बाद मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। मौसम में बदलाव अगर हो रहा है उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब वो सीजनल एलर्जी है, तो उस समय थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार डस्ट पार्टिकल इन सब चीज़ों से होती है। तो कुछ चीज़ें तो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इन चीज़ों को खाने के बाद, बट अदरवाइज कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करा सकते हैं कि जैसे फूड एलर्जी टेस्ट होते हैं जो सर्टेन फूड की वजह से है, वो आप उनमें जान सकते हैं। कि जैसे कई लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है कि अगर वो दूध लेते हैं तो दूध से बना कोई भी पार्टिकल अगर वो यूज़ करते हैं, पनीर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कुछ बॉडी में एलर्जी होना शुरू होता है, डाइजेस्टिव इशू होना शुरू हो जाता है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम, तो उनको फिर वो अवॉइड करना है। बट वो टेस्ट के ज़रिए पता लग सकता है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है IgE लेवल, वो ब्लड में अगर बढ़ा हुआ है तो मतलब कोई ना कोई किसी तरह की एलर्जी है। तो ये डिफरेंशिएट एक बार करना कि कौन सी एलर्जी है ऐसा हम बता नहीं सकते। ये या तो हम खुद डिफरेंशिएट कर सकते हैं या कुछ तरह की जांचें होती है जिसमें फूड एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी ये आप करा सकते हैं। कॉमन तो फूड पार्टिकल से होता है या रेस्पिरेटरी की, जैसे मौसम में बदलाव हुआ है, हम कुछ इनहेल कर रहे हैं तो उसमें पता लग जाता है कि मेरे को डॉग डेंडर से तो नहीं है, कि घर में कोई पेट है तो उस पेट के बालों से आपको एलर्जी है, या कोई डस्ट पार्टिकल से आपको एलर्जी है, या किसी तरह की दवा से आपको एलर्जी है, ड्रग एलर्जी टेस्ट कहते हैं। तो ऐसे कई तरह की एलर्जी, बट पहले तो आप जानने की कोशिश करिए कि एलर्जी में कौन सा टेस्ट कराना है। तो अगर खाने के लिए तो फूड, अगर आपको मौसम बदलते ही हो रहा है तो रेस्पिरेटरी, आप उसको उनको बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी कराना है, या आपको ड्रग से कोई दवा करते ही तो ड्रग पैनल होता है, बट आपको पता ही नहीं लग रहा कि किस वजह से मेरे को एलर्जी है, तो आप उनको बता सकते हैं कि मुझे पूरा एलर्जी टेस्ट कराना है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल। तो जैसे हम इस पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं राइट टाइम राइट टेस्ट को लेकर कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कौन कौन से टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कॉमन चीज़ और मेरे को आपसे पूछें जिससे लोग कॉमन भी नहीं मानते और सीरियस भी नहीं ले पाते हैं, जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है तो हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं कि ये आपको करा लेने चाहिए? हाँ देखिए, रिप्रोडक्टिव अगर हम बात करें, जैसा इनफर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा एक तो बढ़ रही है, तो इनफर्टिलिटी के लिए कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप कराएं, जैसे हार्मोनल टेस्ट अपने करा कर देखते रहना चाहिए। ठीक है, तो हार्मोन्स कुछ होते हैं, मेल फीमेल हार्मोन। जब भी आप जाएंगे किसी लैब में या किसी हॉस्पिटल में, उनको बोलिए कि मुझे एक बार पूरा हार्मोन टेस्ट कराने, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसका लेवल नॉर्मल होना चाहिए, वो आप करा सकते हैं। और ऐसे ही फीमेल हार्मोन टेस्ट होते हैं कुछ, वो कराने चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं। ये कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जो आपको कराते रहना चाहिए। बट ख़ास तौर पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा इनफर्टिलिटी या और भी किसी तरह के आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हार्मोन टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार्मोन्स में ही ज़्यादातर इस तरह के बदलाव होते हैं।
जो देखे जाते हैं। तो मेल और फीमेल हार्मोन डिफरेंट होते हैं, यही आपको बताना है। एक रूटीन में ये इंपॉर्टेंट है। यस, यही आपको टेस्ट कराना है जी, बिल्कुल। और सर एक चीज़ है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो इसके लिए भी क्या कोई ब्लड टेस्ट है? तो देखिए, मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, और एक तो जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी की बात की, साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर, गट हेल्थ इश्यूज, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत कॉमन हो गए हैं, और ख़ासतौर पे यंग लोगों के अंदर काफ़ी कॉमन हो गए हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रेस लेवल चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है लंबे समय तक। तो डायरेक्ट ऐसा कोई शॉर्ट टेस्ट नहीं है कि जिसको करने के बाद एकदम से बता दिया कि नहीं आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। जी जी, सिम्टम्स तो आपको पता लग जाते हैं, आप खुद महसूस कर पाते हैं। बट कुछ टेस्ट हैं जैसे कि इन्फ्लामेटरी मार्कर है, अगर आपका सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, चेस्ट सीआरपी बढ़ा हुआ है, होमोसिस्टीन, इस तरह के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हम उनको कहते हैं, वो बढ़े हुए हैं, कॉर्टिसोल लेवल में आपके बदलाव है, जो स्ट्रेस हार्मोन की बात की, तो इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रेस है। ठीक है, तो एक तो वो टेस्ट करा सकते हैं। हार्मोन टेस्ट में काफ़ी बदलाव आएगा इस तरह के, तो वो आप करा सकते हैं। ये एक इशारा देंगे दोनों तरफ की, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है और आपकी बॉडी में भी क्रॉनिक स्ट्रेस चल रही है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, तो ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इशारा करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें हम मेंटल हेल्थ को लेकर, जैसे अभी हमने बात की है, तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जिनकी उम्र मेरे ख्याल से होती होगी 3 साल, 3.5 साल, मिर्गी के दौरे उनको आने लगते हैं। इसके अलावा मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत सारे दौरे पड़ते हैं उन्हें। तो क्या इसके लिए भी कोई टेस्ट होता है जो टाइम से करा लेने चाहिए? हाँ, तो देखिए आजकल जैसे आपने न्यूरो हेल्थ की बात की, खास तौर पे ब्रेन को लेकर, और ज़्यादातर देख रहे हैं आजकल हम मेमोरी लॉस भी बहुत है, फॉरगेटफुलनेस, छोटी छोटी बातें हम कम उम्र में ही भूलना शुरू कर देते हैं, डिमेंशिया जिसको कहते हैं, याददाश्त की प्रॉब्लम। तो एक तो ये कॉमन हो गया है काफ़ी ज़्यादा। दूसरा, आपने बात करी कि जो मिर्गी वाली बात कर रहे हैं आप, फिट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा तो अगर कोई सिम्टम है तो उसके लिए फिर सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच होती है, उसके ज़रिए ही पता लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कुछ हार्मोन के साथ साथ विटामिन डेफिशिएंसीज भी होती है, तो ये विटामिन्स के टेस्ट भी कराए जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होती है। विटामिन B12 बहुत ही ज़रूरी है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, ख़ास तौर पे आपको अगर मेमोरी लॉस है, कि आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में कि कुछ लोग हैं जो अक्सर भूल जाते हैं कई चीज़ों को, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी वो करेक्ट होती है, उसके बाद उनके सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो आपकी नर्वस हेल्थ को बता सकते हैं। बट इस तरह के टेस्ट आमतौर पे विटामिन B12 को छोड़ के सीटी स्कैन या एमआरआई बिना डॉक्टर की सजेशंस के नहीं कराते। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं तो आपको ज़रूर करा लेनी चाहिए। इवन स्ट्रोक के केसेस के अंदर भी जब हम बात करते हैं कि आपको स्ट्रोक के कोई सिम्टम आ रहे हैं, कि जैसे आपने देखा होगा कई लोगों में एक तरफ उनको वीकनेस फील हो रही है हाथ या पैर के अंदर, या फेस में बोलते समय उनको कुछ स्लरिंग ऑफ वॉइस हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ी सी इमरजेंसी होती है। ऐसे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे केसेस में फिर हमें एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन में कोई ऐसा क्लॉट तो नहीं है, तो वो ज़रूरी होता है। सर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, ये हमारी बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम इस टेस्ट को कराते हैं तो ये हमें किस एज ग्रुप से कराना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो देखिए CBC तो एक टेस्ट का एक पैरामीटर है। yes. तो कई बार लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि CBC जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, या एक कंप्लीट हीमोग्राम हमने करा लिया तो सभी तरह की जांच हो गई, तो ज़्यादा रिकमेंडेशन में हाँ एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होता है। बट वो तो CBC तो एक रूटीन, आपको सर्दी खांसी जुकाम है बुखार है तभी भी कराया जाता है, वो तो वैसे ही कराया जाता है। तो एज सच उसका कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है, वो तो आपको वैसे रूटीनली, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। कई बार अगर इन्फेक्शन है तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बड़े होंगे, इन्फेक्शन ठीक होगा तो कम हो जाएगा। तो CBC ऐसा नहीं है कि एक आपको किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, वो तो जब आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे तभी कराया जाता है। बहुत साधारण सा टेस्ट होता है, पर हाँ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है। बट आमतौर पे वो एक ही पैरामीटर है। खाली CBC के ज़रिए ऐसा कुछ पता नहीं लगेगा कि आपकी बॉडी में कोई सीवियर डिजीज़ है कि नहीं। सर आज के डेट में मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराएं, 666 को 999।
ये सब क्या है, ये एक वर्क करता है? हाँ, तो देखिए ये एक काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर गलतफ़हमी है, मिथ है कि हमारे पास मैसेज भी ऐसे आते रहते हैं कई बार कि मास्टर हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप और उसमें 100 टेस्ट। तो ये कई बार ब्लड टेस्ट करानी ज़रूरी है, बट ब्लड टेस्ट पूरी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कई बार हम वो टेस्ट करा लेते हैं और उस टेस्ट में हम रेंज के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो कई बार वो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि अच्छा सब कुछ तो ठीक है मेरा। तो वो कई बार गलत फहमी होती है कि सब कुछ ठीक है। नहीं, हर एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है। तो आपको जब भी अपनी जांच करानी है तो एक बार आपको हेल्थ केयर एक्सपर्ट से ज़रूर मिलना है, उनको पूरा सब कुछ अपना बताना है, दिनचर्या आपको बतानी है, लाइफस्टाइल बतानी है, फैमिली हिस्ट्री आपको बतानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो टेस्ट एडवाइस करेंगे। पर यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि खाली आप ये ना मान के चलें कि आपने ब्लड टेस्ट करा लिया या फुल बॉडी चेकअप कहीं पे लिखा देखा और आपने वो करा लिया और आपके टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सभी नॉर्मल आई है और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो टेस्ट कराने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से या हेल्थ केयर एक्सपर्ट से ज़रूर मिले। सर, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया, मैं फॉर एग्जाम्पल CBC को ही ले लेता हूँ, उसने कहा, आपने उसको रिकमेंड किया कि आपको CBC कराना है और वो आपसे ये कहा डॉक्टर साहब मैं तो ये कल ही करा के आया हूँ CBC, तो आप उसमें कहाँ पे उसको ये चीज़ समझाएंगे कि जो आपने CBC कराया और हम जो करा रहे हैं वो अब क्यों करा रहे हैं इन 2 दिन के अंदर? देखिए ब्लड पैरामीटर्स बदलते रहते हैं कई बार, और कई बार क्या होता है कि अगर किसी कोई रीडिंग बहुत ज़्यादा आप एबनॉर्मली हाई देख रहे हैं, अच्छा, आपको लग रहा है कि नहीं ये रीडिंग तो मैच नहीं कर रही इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर, तो कई बार उस एक रीडिंग पे नहीं जाते हैं, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। हो सकता है आपको वो प्रॉब्लम नहीं हो पर वो रिपोर्ट शो कर रही है कि वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके सिम्टम वैसे नहीं है। कई बार आपके सिम्टम ऐसे लक्षण दिख रहे हैं पर रिपोर्ट में नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे केसेस में कई बार उसको रिपीट कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमतौर पे लोगों को कई बार ये रहती है कि एक लैब में कराया ये रीडिंग आ रही है, दूसरी लैब में कराया ये रीडिंग आ रही है, तो थोड़ा वेरिएशन तो हो सकता है क्योंकि मशीन डिफरेंट होती है, रीएजेंट्स का डिफरेंट इस्तेमाल किया जाता है, बट नॉर्मल या एबनॉर्मल अगर कुछ ऐसा होता है तो वो डॉक्टर एक बार देखते हैं। पर एक रीडिंग के बेस पे कई बार डायग्नोस नहीं बनता कि ये रीडिंग बढ़ी हुई है तो इसका मतलब आपको यही प्रॉब्लम है, तो कई बार उसको रीचेक, क्रॉस चेक कराया जाना पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि सैंपल कैसे लिया गया है, सैंपल ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ है, तो कई बार उस तरह के एरर हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई रीडिंग्स आपको एबनॉर्मली बहुत हाई नज़र आ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो अगर डॉक्टर बोले क्रॉस चेक करने के लिए तो उसको दोबारा से रिपीट करा लेना ज़रूरी होता है। आपकी ओर से एक मैसेज मैं चाहूँगी कि आप लोगों को दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम भी हैं उनमें, कि हम कहीं पर भी जाके टेस्ट कराते हैं तो हम एक ही लैब के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमने कहीं भी कराया, वहाँ हमारा सब कुछ ठीक आया, तो हम लोग बड़े निफराम हो जाते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हमें दोबारा टेस्ट कराने चाहिए? मान लीजिए हमने एक बार करा लिए हैं, तो क्या हमें रीचेक करना चाहिए कहीं और करवा कर? इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, सस्ते में बहुत भरोसा बहुत जल्दी लोग करते हैं कि सस्ता टेस्ट हो रहा है तो मतलब ठीक है हम करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन लैब कर रही हैं आज की डेट में। एग्जैक्टली। तो देखिए एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ है तो उसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि खाली ब्लड टेस्ट के ज़रिए तो नहीं पता लग सकता कि शरीर में चल क्या रहा है, तो कुछ जांचें और भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं, तो वो आपके डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। एज हमने जैसे डिस्कशन किया कि एज स्पेसिफिक आजकल नहीं रहा, 20 साल की उम्र से ही आप अपनी जांचें करा सकते हैं। रही बात ब्लड टेस्ट, अगर खाली आप करा रहे हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वो लैब NABL है कि नहीं। कुछ तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं जिसमें NABL बहुत ज़रूरी है होना। अगर वो NABL सर्टिफाइड है तो काफ़ी हद तक वो सभी तरह की क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है। बट खाली एक टेस्ट के ज़रिए आप निश्चित नहीं हो सकते कि सब कुछ ठीक है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, यूरिन टेस्ट हम बहुत कम सुनते हैं, पहले तो ये क्यों रिकमेंड किया जाता है और इस टेस्ट को कराने से
क्या पता लगता है, थोड़ा ये बता दीजिए। हाँ, तो देखिए यूरिन टेस्ट ज़रूरी है कराना, और वो भी एक फुल बॉडी चेकअप का एक तो पार्ट होता है। या फिर यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि यूरिन ज़्यादा आ रहा है, यूरिन में बर्निंग जलन महसूस हो रही है ऐसा, तो कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं में काफ़ी आम तौर पे रहता है, या हम कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, स्टोन की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं यूरिन टेस्ट कराने के लिए। तो यूरिन में एक रूटीन टेस्ट होता है जिसको यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कहते हैं, और एक कल्चर टेस्ट होता है। कल्चर टेस्ट ये बताता है कि कोई इन्फेक्शन यूरिन में है कि नहीं है, और इस इन्फेक्शन के लिए कौन सी तरह की आपको मेडिसिन काम करेगी। तो अगर आपको लक्षण है इस तरह के तो आप ज़रूर करा सकते हैं, लक्षण नहीं भी है तो एक यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन वैसे भी किया जा सकता है। मतलब जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उन्हें सारी जानकारियां मिल गई होंगी, सारे क्लियर हो गए ब्लड टेस्ट को लेकर। मतलब सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए, किस समय कराना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें भी बताया और दर्शकों को भी बताया कि कौन सा टेस्ट कब हो सकता है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी अपना टेस्ट कराना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कौन सा टेस्ट कब होना है, किस एज ग्रुप में होना है, या फिर आपके हेल्थ के लिए क्या कुछ ठीक है, कौन सा टेस्ट ठीक है, अगर ये सभी जानकारियां आप चाहते हैं तो सारी डिटेल्स हमने दी हुई हैं। इन डिटेल्स पर आप क्लिक करिए और आप कॉल पर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं।